सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। और नाज़रीन, अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि पीटीआई ना सिर्फ अंदरूनी इख्तलाफात बल्कि अब खासी कन्फ्यूजन का शिकार नजर आती है। इसी का अंदाज़ा इस बात से लगा लिया जाए कि पहले बानी पीटीआई ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए शेर अफजल मरवत को नामजद किया गया था, जिस पर शेर अफजल मरवत ने यह दावा किया था कि कई पार्टी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से मेरा नाम वापस लेने के लिए जोर डाला है और फिर बानी पीटीआई ने उनकी चाल उलट दी है। लेकिन खबरों के मुताबिक नाज़रीन, बानी पीटीआई ने शेर अफजल की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सरबराह सुन्नी तहत कौंसिल हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद कर दिया है। अब ये सुनिएगा कि एक जानिब शेर अफजल मरवत के दावे हैं तो दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर का कहना है कि शेर अफजल मरवत को समझा दिया है कि आइंदा ऐसे बयानात ना दें, अंदरूनी मामलात पार्टी इजलास में हल किए जाएं। जबकि उमर अयूब का कहना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप ऑपोजिशन की होती है और हर जगह ये बरमला कहा गया कि कह चुके हैं कि शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी होना चाहिए। तो अपने तज्जियाकारों से इस हवाले से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, आखिर जो पीटीआई की जो क़यादत है वो दिन ब दिन इतनी कन्फ्यूजन, इतने इंतशार का शिकार क्यों है और अपनी अंदरूनी क़यादत है इस वक्त इंतशार का शिकार है। इस तमाम सूरत हाल में हमारा इस वक्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर लगारी जो कि कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, साथ साथ है एहतशामुल हक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, शहजादा जुल्फ़िकार कोयटा से, और इसी के साथ साथ है ज़ाहिर शाह शिराजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो इससे पहले एहतशाम साहब, क्या कहिएगा, इस वक्त पीटीआई की जो अपनी क़यादत है दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स अंदरूनी मामलात में खुलता जा रहा है। अब ये शेर अफजल मरवत की आप सिचुएशन देख लें, अब ये आखिर चाल किसके साथ चली गई है? देखिए गौर, आज हम ये बड़ा वाज़े तौर पे ये बात कह सकते हैं कि जी इस वक्त सूरत हाल यह है कि पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं इतने ज़्यादा, इतने खुल के सामने आ गए हैं कि कहा जा रहा है कि 5 फ्रेंचाइज बनी हुई यहाँ पे। जो बंदा पीटीआई के बानी को मिल के आता है, आके अपनी बात करता है कि जी बात हुई है, बाद में उसकी कंट्राडिक्शन आ जाती है, ये बात क्यों नहीं। देखिए सूरत हाल ये है कि इस वक्त पीटीआई के साथ जो हुआ, अभी ज़िमनी इंतखाब में आप देख लें, जिस अंदाज से आपने देखा कि वो कारकर्दगी पार्टी नहीं दिखा पाई, वोटर्स बाहर नहीं निकले, बहुत मायूस थे। और बाकी आप देख लें, फाफिन की रिपोर्ट भी आ गई है कि बाय नार इलेक्शन ये फेयर हुआ है। एक मैं देख रहा था, एक बड़े अखबार का एडिटोरियल, उन्होंने कहा है कि जी ये तो स्ट्रीट पावर जो है ना इनकी ख़त्म हो गई है, लोग वोटर इनसे मायूस हो चुके हैं, इनके पास करीब नहीं जाना नहीं चाह रहे। इस सारे तनाज़र में देखें तो इंटरनल लड़ाई कितनी ज़्यादा होगी। अभी आप देख लें, असद कैसर साहब की गंडापुर से नहीं बनती, शेर अफजल साहब की रोज़ लड़ाई होती है आप मरवत साहब के साथ, वहाँ सूरत हाल देख लें क्या कहाँ से कहाँ चली गई। अभी आप देख लें, मुसलसल गौर बयान आ रहे थे पिछले 5-7 दिनों में, आपने देखा कि जी बानी पीटीआई जो है ना वो अप्रैल में रहा हो जाएंगे, आखिर में रहा हो जाएंगे। आखिरी बयान मैंने सुना जो था वो इनका था, अपने सरदार लतीफ़ खोसा साहब का, कि जी इस महीने के आखिर में बानी पीटीआई बाहर होंगे। अभी देख लें, कल उनका अपना बयान, कल या परसों बयान आया कि नहीं जी मुझे तो ये नहीं छोड़ेंगे और मैं सितंबर अक्टूबर से पहले जेल से बाहर नहीं आऊँगा। अभी आप मुझे बताएं, एक तरफ हमारे अखबार नवीस भाई और टेलीविज़न पे बैठ के फैसले कर रहे हैं कि जी बातचीत हो रही है, अभी गौर खान साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी ना तो मज़ामत कर रहे हैं और ना हमारी कोई सीक्रेट टॉक्स हो रही हैं। अभी उन्होंने भी कंट्राडिक्शन इसकी दे दी। उनकी बहन जो है वो अलीमा, वो कहती है कि जी एक कुछ फौजी और कुछ लोग आके उनसे मिले हैं और इसको कंट्राडिक्ट कर देते हैं। गौर खान साहब को ऐसी बात नहीं है। और आप देख लें बाकी सब जगहों से भी आप उनकी तरफ से ये आ रहा है कि जी कुछ नहीं हो रहा। अब सवाल ये कि सारे मामले में उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनाने की बात हो रही थी शेर अफजल को। पहली तो बात है गौर के हुकूमत का तो बड़ा वाज़े तौर पर उनके लोगों का, हमारी बात हुई, लोगों की बात हुई, वो कहती किसी सूरत में इस आदमी को नहीं बनने देंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। अब आप देख लें जिस अंदाज से इनका नाम आया, ख़ुद ही वो कह रहे हैं मेरा नाम हटा के तो साहबजादा अहमद रज़ा का नाम आ गया। अगरचे आज वहाँ पार्लियामेंट में, असम्बली में यही बात ही हो रही थी कि कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई, लेकिन बात तो अपनी जगह तय है ना कि जी शेर अफजल मरवत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बड़ा वाज़े तौर पे बता दूँ गौर के, इनके अपने लोग हमें बताते हैं कि भाई ये जिनका आदमी है वो किस वजह से पीटीआई के लोग इसको वज़न देंगे और बड़ी सपोर्ट करके एक ऐसी जगह पे बिठाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात है, आखिरी बात इस वक्त यह है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात अंदर चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं, किसी को नहीं पता क्या हो रहा। और आखिरी बात आप देख लें, जो आज कराची में आपने देखा कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने शहबाज साहब को कहा कि जी आप
इन बानी PTI से रब्ता करें। और भाई वो तो 20 दफ़ा कह चुके हैं, हुकूमत बनने के साथ ही उन्होंने कहा था कि जी मैं सबको दावत देता हूँ, मिले। वो तो कहते हैं कि मैं हाथ ही मिलाऊंगा और अपना उनको लगता है कि वोट बैंक लीड करेगा। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए एक तो ये जो मामला खड़ा हुआ है, बार बार बात हो रही है कि ये PAC का सरबराह कौन होगा, और जो कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत किसी का आदमी है, वो कह रहे हैं कि बानी PTI जो है वो मेरी हिमायत कर रहे हैं और उन्होंने चाल उलट दी है। तो ये मामला क्या है PTI में? ये सवाल मुझसे कर रही हैं? जी लाहौरी साहब। जी, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जितने भी रहनुमा हैं मंजर आम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, या जो कोई और नाम है तो फिर वो होगा। वो असद कैसर साहब का है, गंडापुर का नाम है, बैरिस्टर गौहर का नाम है, शेर अफजल मरवत का नाम है, उमर अयूब खान का नाम है। ये सारे के सारे एक ही सूबे से हैं, और जो नाम नहीं आते हैं और कम कम आते हैं वो अपना शहरियार ऑफिसर अली मोहम्मद ख़ान के नाम है। लेकिन ये सारे के सारे ही पार्टी लीडर हैं, और ये एक दूसरे से हट कर ये अपनी अपनी ज़ात में अंजुमन हैं, अपनी ज़ात में पार्टी हैं, और अपनी ज़ात में ही ये सारा फ़ैसला खुद ही कर लेते हैं कि जनाब हम पार्टी लीडर हैं, और पार्टी लीडर के तौर पर बात करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे क़यादत इनके हाथ में है, और एक दूसरे की तरफ कम ही देखते हैं और एक दूसरे के बारे में कम ही बात करते हैं। और ये बिलअमूम जब से बानी PTI जेल में हैं, ये सब ने अपनी अपनी अलग अलग एक मस्जिद बनाई हुई है और उसी में ही मसरूफ़ हैं अपने काम में। तो ये तो तय है कि पार्टी इंतशार का शिकार है। हमाद अज़हर कहाँ हैं मालूम नहीं, हामिद ख़ान अदालतों में पेश हो रहे हैं, लतीफ़ खुद साहब कभी कभी बयान देते हैं, सियासतदान बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं और वकील बनकर अपना मुकदमा लड़ रहे होते हैं। लेकिन सबका अपना अपना किबला, अपना अपना रुख जो है अपनी तरफ को है और किसी और की तरफ नहीं है। तो पार्टी अब बाकी यही रह गई है और ये भी इंतशार का शिकार है। ये कोई इंटीग्रिटी नहीं है पार्टी के अंदर, कोई इस तरह का इस्तेहकाम हो कि जनाब पार्टी आगे कोई बड़ा काम। अभी तो एक बड़ा ज़िम्मेदार काम इनको आने वाला है कि एहतजाज शुरू करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की सूरत हाल होगी। जब बानी PTI जेल से बाहर थे उस वक्त भी तो बड़ी तहरीक नहीं चला पाए थे, और एक लॉन्ग मार्च उनके क्रेडिट पर है, लेकिन वो भी बहुत कमज़ोर था। अब मैंने ख़ुद भी उसका 2 रोज़ तो मुसलसल देखा, मैंने अंदर जाकर देखा था। और इसके अलावा ये कि उन्होंने जेल भरो तारीख भी उनकी नाकाम हुई थी। बहरहाल अब वो सियासी एक्टिविटी जो है वो इसे ऐसी ही रहेगी। ये PAC की कमेटी की सरबराही के बारे में जो अयाज सादिक साहब के ऑफिस की तरफ से आया है तरजीही बयान, हम उसको सही मानते हैं कि भाई अभी तो फैसला ही नहीं हुआ है कि किसको बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल हतमी तौर पे तो यकीनी तौर पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप समझते हैं जिस तरह से एक तो ये शेर अफजल का मामला और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो PTI की जो क़यादत है वो सख्त इंतशार का शिकार है। 2 दिन पहले की अगर बात करें तो अपने ही एक दूसरे ही क़यादत को जो है वो गद्दार करार दिया जा रहा था। तो अब ये क्या इस तरह से सियासत PTI की आगे चलेगी और क्या बयानियाँ लेकर चलेगी, और PAC के सरबराह के मौक़िफ़ पर क्या कहिएगा? शुक्रिया जी। मैं ये देखता हूँ कि इस वक्त अगर इन्होंने अपनी इस तरह की जो आप कह लें कि किसी ओहदे के लिए इस पर भी कंसेंसस डेवलप नहीं किया और अपने इख्तलाफात वैसे खुल के आ गए हैं। आप शेर अफजल के बयानात आप देख लें, आज के उनके वीडियो देख लें, और फिर बैरिस्टर गौहर के जो हैं उनकी बातचीत आप देख लें, आप उमर अयूब खान की बातचीत सुने, तो खुल के उनकी तमाम अंदर से वो मामलात बाहर आ गए हैं। इख्तिलाफात हैं उनके, डोव एलिमेंट हम कहते रहे हैं कि डोव और हाकिश एलिमेंट की अंदर की एक लड़ाई है, क्योंकि बानी PTI भी शायद इस तरीके से उसको हल करने में नाकाम है। वरना ये है कि एक उनकी पार्टी का एक डायरेक्शन जो है वो सबको खामोश कर दे, लेकिन वो एक बात करते हैं फिर वो ख़ुद भी शायद मेरे ख्याल कन्फ्यूजन के शिकार हैं। और वरना एक चीज़ वो लिख के दे दें कि मैंने इसको नॉमिनेट कर दिया, बात ही ख़त्म। फिर क्यों? वो भी तमाम लोगों से मशवरा करने के बाद अब वो एक डिसीजन ले लेते हैं, और उसके बाद फिर जब दूसरे लोग उसके पास जाते हैं कि ये आपने क्या कर दिया, ये तो इस तरह नहीं है, वो हो जाएगा, मसला हो जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, आगे हम बहुत मुश्किलात में हैं, वो कहते हैं अच्छा वापस। और ये भी मुझे लगता है कि ये बैरिस्टर इनका
शेर अफजल मरवत का जो पहले उन्होंने नॉमिनेट किया, उसके बाद जाकर उन्होंने बिल्कुल वो कर लिया। अब आज तक जो ताज़ा एक वीडियो जारी हुई है उसमें अभी तक नहीं मान रहे हैं शेर अफजल कोई ऐसी बात है। अब इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा गवर्नमेंट उठाएगी, भरपूर फ़ायदा उठाएगी। और अगर शेर अफजल जो है वो जाते हैं, आसिफ डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनसे अगर मुलाकात करते हैं, ख्वाजा आसिफ से मुलाकात करते हैं, और अब इस मौके पर जब जहां आप दोनों की लड़ाई गवर्नमेंट की और उनकी पीक पर है, और अगर किसी पीपल्स पार्टी वाले से मुलाकात करें तो शायद उसमें भी चिमगोइयाँ होंगी कि क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन आप जाके ख्वाजा आसिफ से मुलाकात करते हैं और कोई आप जवाब भी नहीं दे सकते हैं जो रिपोर्टर उनसे पूछते हैं, तो इसका मतलब ज़रूर कोई है कुछ। और गवर्नमेंट, एक ख़बर मेरे नज़र से गुजरी कि गवर्नमेंट इससे फ़ायदा उठाएगी, और गवर्नमेंट कहती है ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन से हो, चेयरमैन PAC का जो चेयरमैन है वो होगी। जॉइंट सिटिंग जो है वो होके कमेटी फॉर्म करेगी, फिर कमेटी मेंबरान जो हैं वो चेयरमैन फॉर्म करेंगे। ये खबर मेरी नज़र से गुजरी, शायद गवर्नमेंट भी इस बात पर सोच रही है और इनके इस इंटरनल डिफरेंसेस का फ़ायदा ज़रूर उठाएगी और उसको हवा देगी। जी हवा देगी। लेकिन जाहिर है शराजी साहब इस वक्त समझते हैं कि जिस तरह से शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी फरमा रहे हैं कि जो ये शेर अफजल का मामला है, इस पे जो मौजूदा हुकूमत है उसको बड़ा फ़ायदा होने वाला है, बाकी ऐसा है या नहीं? और साथ साथ टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की है शेर अफजल मरवत ने। जहाँ तक मेरी राय है, बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल हकीकत है कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है वो अपनी जगह पे मौजूद है। हर लीडर जो है वो शायद ही समझ रहा है कि वो बड़ा लीडर है और वो बानी PTI का जो है वो तर्जुमान भी है और उसका डिप्टी कमांडर भी है। PTI का जो है वो तर्जुमान भी है और उसका डिप्टी कमांडर भी है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल जो मैं उसको दूसरे एंगल से देखना चाह रहा हूँ। बेशक हम सब ने कहा कि नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, और अपोजिशन एक शोर शराबे के अलावा ना असेंबली के अंदर कुछ कर सकती है ना रोड के ऊपर कर सकती है। अगर कोई हुकूमत बिल लाना चाह रही है वो भी कर लेगी, रिडंडेंट किस्म की एक स्ट्रगल होगी जो ये करेंगे। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आया इस किस्म की जो मुतजाद बयानबाजी है वो हुकूमत की के खिलाफ जो है जब मूवमेंट शुरू होगी तो वो कैसे जो है वो तहरीक इंसाफ उसको आगे लेके चलेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। देखिए, एक मीडिया के अंदर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है जिससे आप चीज़ें अचीव करते हैं, लेकिन एक जो मुझे चीज़ नजर आ रही है वो इस किस्म के बयानात से तहरीक इंसाफ, उनके जो बानी चेयरमैन है और साथ साथ ये जो लीडरशिप है ये मीडिया के अंदर जिंदा है। आप रोज जो है मीडिया हाइप जो क्रिएट होती है वो इनके बयानों पे हो रही है। आपके साथ से इतना बड़ा जो है वो एक ईरानी सदर आए, यहाँ बहुत बड़ी जगह जगह मुलाकातें हुई, उसको मीडिया नहीं उठा रहा, लेकिन शेर अफजल मरवत के प्रोपेगेंडे को उठा रहा है। वो जो है वो गौर साहब की बात को उठा रहा है। जैसे लगारी साहब ने कहा कि इन तमाम का ताल्लुक एक सूबे से है। जाहिर बात है कि जमात परफॉर्म यहाँ करती रही है, यहीं से वो जीत के आए। बाकी तो पंजाब की लीडरशिप या बाहर है या वो अनएक्टिव है या वो बिहाइंड द बार है या कुछ लोगों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आया हुकूमत इनके इस प्रोपेगेंडे को इतना सीरियसली क्यों ले रही है और मीडिया क्यों सीरियसली ले रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि एक एंगल अपनी जगह पे कि पार्टी जो है वो अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है, लेकिन दूसरी तरफ एज यूजुअल मीडिया स्ट्रेटजी बड़ी इफेक्टिव नजर आ रही है कि वो ऑल द टाइम इन हेडलाइंस है, चाहे वो मरवत की शक्ल में है, चाहे वो गौर की शक्ल में, चाहे वो जो है वो जो साबिक गवर्नर है उनकी शक्ल में, लेकिन मेरे ख्याल में वो असर्ट कर रहे हैं और ये हुकूमत की नर्व्स के ऊपर चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है 24 घंटे के लिए सवार है। ये बड़ा मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ यहाँ मैं समझता हूँ कि बड़ा इफेक्टिवली इस टूल को यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि ये मुतजाद बयानबाजी जो है ये वाकई उनकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा हो, और लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है मैं नहीं समझता कि हुकूमत इनकी इस मुखालिफ बयानबाजी से कोई फायदा उठा सकती है, ना तो असेंबली के अंदर ना असेंबली से बाहर। आज सिर्फ मीडिया पे खुश होने के लिए काफ़ी है कि टीम के इख्तिलाफात हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लीडरशिप क्राइसिस है, लेकिन जब मूवमेंट का वक्त आएगा मेरे ख्याल में वहाँ मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इख्तिलाफ होगा जब ये लोग कोई स्ट्रगल लॉन्च करते हैं या और एक बात करूँगा या कोई जी एहतशाम साहब, मैं देखिए एक जुमला ऐड करूँगा। जायशा बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए सवाल यह है कि इस वक्त जो परसेप्शन है ना इतनी तेज़ी के साथ PTI का ख़राब हो रहा है, और ख़ास तौर पे आपने देखा कि ये
आपने ज़िमनी इंतखाबात के बाद तो सूरत हाल है कि लोग घरों से नहीं निकले बाहर, एक। और दूसरी बात यह है कि भी अगर आप इस तरह लड़ते रहे, सियासतदान एक तरफ खड़े हैं और वकला एक तरफ खड़े हैं, उनमें भी इख्तलाफात इस तरह हैं कि बानी PTI के कान में कुछ और बताते हैं, वो उनको कुछ और बताते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है बानी PTI यही चाहते हैं कि इनके अंदर झगड़े चलते रहें और लीडरशिप मेरी रहे बरकरार। जी, लेकिन यकीनी तौर पर वाज़े तौर पर ऐसे ही लगता है कि जो PTI की क़यादत है वो किसी तरह से एक पेज पर नहीं है। जी शहराजी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि देखिए जो शाम साहब बात करें, देखिए पार्टीज के अंदर गेम हो रही है। अब ये मुझे बताया राना सनाउल्ला, जावेद लतीफ और इस तरह के दूसरे जो लीडर्स हैं वो कौन सी लाइन टो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में देखिए ये जो पार्टी स्ट्रेटेजी है, मुझे लगता है अब इस वक्त PMLN भी डबल गेम खेल रही है। एक तरफ हुकूमत में भी, एक तरफ उसकी आधी पार्टी लीडरशिप जो है वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ देखिए मे बी एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि कोई नुकसान हो नहीं रहा। परसेप्शन क्या, परसेप्शन वही है, एक पार्टी मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ एक शख्स के गिर्द घूमती है, वो है कैदी नंबर 804। जब वो बाहर आएगा तो मूवमेंट फिर चलेगी और उसी के गिर्द तमाम जो है वो महवर वही है। और दूसरा अगर आप कहते हैं पंजाब के अंदर इलेक्शन, तो ऑलरेडी वो तो अनाउंस था, जो रूलिंग जमात थी उन्होंने कहा जी हम तमाम सीटें जीतेंगे, उन्होंने जीत ली है। मतलब जाहिर बात है तमाम सीटें उन्हीं की थी ना जी। इनमें से सीटें ऐसी जो कि लूज की है तहरीक इंसाफ ने। KP के अंदर सारी सीटें वो जीत गए, मेरे ख्याल में कोई उनके मुकाबले में नहीं है। अगर जो आजाद उम्मीदवार था वो भी कहता जी मैं बानी PTI का जो है उसका जो है लीडर हूँ और उसका जो है सिपाही हूँ, तस्वीर लेके वो दावे कर बिल्कुल। लेकिन जाहिर ऐसा लगता है कि जो क़यादत है वो इस वक्त टूट का शिकार है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा कराची में ताजिर बरादरी और कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें बिजनेस कम्युनिटी की जिया कहा गया कि ज़रूरत है तहिया करने के 5 बरस में एक्सपोर्ट को दुगना करना है। जबकि ताजिरों की जानिब से इन्हें कहा गया कि जब आपने पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से हाथ मिलाया है तो मजीद भी हाथ मिला ले। जी हाँ, ये वाजे किया गया और ये बहुत बड़ी ऑफर दी गई है। एक हाथ पड़ोसी मुल्क से मिलाया जाए और एक हाथ अडियाला जेल के बासियों से मिलाया जाए। तो अपने तज्जियाकारों से इस वक्त जानते हैं कि ये जो सूरत हाल है, जो कि ताजिर बिरादरी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को ये मशवरा दिया गया है हाथ मिलाने का, उसको किस तरह देखते हैं लगारी साहब, क्या समझते हैं? एक तो पड़ोसी मुल्क से यकीनी तौर पर हाथ मिलाना, उसमें भारत भी शामिल है, और फिर अडियाला जेल के बासियों से हाथ मिलाने की ऑफर की गई है ताजिरों की जानिब से। ताजिर क्या जिम्मेदारी लेते हैं कि दोनों फरीक जो हैं वो पाकिस्तान से या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात करने को तैयार हैं? क्या इंडिया जो है वो अपने आप को तैयार समझेगा कि वो जाकर शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात करे और बैठे एक टेबल पर? मोदी क्या इस बात के लिए तैयार होगा? नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या बानी PTI जो हैं वो तैयार हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात करें? जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो माहिल सादी करें ना, आगे बढ़ें। ये अपना आरिफ हबीब साहब ने बात की है, हमारे इल्म के मुताबिक उन्होंने ये बात की है और उन्होंने कहा है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म अब आगे बढ़ें और पीपल्स पार्टी के बाद अब जो है वो हाथ मिलाएं। अब पीपल्स पार्टी के साथ तो उन्होंने 2005 में हाथ मिला लिया था जब उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था लंदन में, और मियाँ नवाज शरीफ ने उनके साथ किया था और उनकी टीम मौजूद थी। शहबाज शरीफ साहब भी उस पूरे अमल में शरीक रहे थे। और उसके बाद से जब भी कोई जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचता है, जब भी कोई जमहूरी अमल के लिए चैलेंज दरपेश होता है, तो ये पार्टियां अपने अपने दायरे में रहते हुए एक दूसरे के साथ ताउन करती हैं। PDM का प्लेटफार्म बना था, उसमें भी ये साथ चले, फिर उसके बाद साथ नहीं भी चले, फिर निगरान हुकूमत बनी थी, वो अबूरी हुकूमत बनी थी या पुरहफुल हुकूमत बनी थी जो बानी PTI के बाद बनी थी, उसमें ये शामिल थे। अब भी इसके साथ वो शामिल हैं। तो ये तो एक देरीना वो है। लेकिन वो जो कहते हैं कि हम तो किसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, एक दफ़ा कहते हैं कि जनाब बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं, दूसरे सांस में ये कहते हैं कि हमने किसी के साथ बात नहीं करनी है। और उन्हें ये अंदाज़ा है और उन्हें ये खदशा है, अंदाजे से ज़्यादा उन्हें ये खदशा है कि जो ही मैंने हाथ मिलाया उसी वक्त मेरी पॉपुलरिटी जो है वो ग्राउंड पर चली जाएगी और मैं मकबूल नहीं रहूँगा। इस वजह से वो किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं। और रहा इंडिया का मामला, इंडिया तो हमारे फनकारों को मुल्क से बाहर निकाल देता है, हमारे खिलाड़ियों को मुल्क में से बाहर निकाल देता है। दो तरफा ताल्लुकात पर इंडिया तो यकीन नहीं रखता है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को हमेशा मुश्किलात का शिकार रखता है। इंडिया का मुसलसल ये दावा रहा है, जबकि हम उनके सर्विस पर्सन जो हैं, एक को हमने हमारे यहाँ गिरफ्तार हुआ है अभिनंदन जो है वो बाकायदा बिल्कुल बाकायदा सबूत के साथ होते हैं, मुल्क फिर भी पाकिस्तान को कहा जाता है। जी लागारी साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि अभिनंदन को गिराया, बाकायदा जहाज समेत गिराया
और कुलभूषण को जो है बाकायदा पकड़ा और सारे सबूतों के साथ पकड़ा है, तो वो तो इस हद तक तो हमारा कम्युनिकेशन इंडिया के साथ है कि उसके मतलूबा जो उसको जो एक जासूस है वो हमारे पास है, और एक जो है घुसपैठिया आया था, हमने उसको मार कर वापस भगा दिया, वापस भेज भी दिया, सलामती से भेज दिया था। और ये सूरत हाल, तो इतने ताल्लुकात हैं। मोदी खुद नहीं चाहता है कि पाकिस्तान ही ऐसी मिसाल कायम कर सकता है। जो ताजे बिरादरी का ये मुतालबा है, ये किस हद तक हकीकत पर मबनी है, इसके बाद ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची, और दौरा कराची के दौरान बिजनेस कम्युनिटी से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है, जो कि बड़ी इस वक्त इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर गई है। एहतशाम साहब, मुलाकात में ताजिरों ने ही वज़ीर-ए-आज़म को एक तजवीज़ कर दिया, और वो तजवीज़ बड़ी अहम है। उसमें कहा गया है कि जी भारत से भी हाथ मिला लें, दूसरे मुल्कों से भी हाथ मिला लें, साथ साथ अडियाला जेल के जो बासी हैं उनसे ज़रूर हाथ मिलाएं। तो अगर यही है तो फिर तो कई सवालात खड़े हो गए हैं एहतशाम साहब कि अगर ऐसा है तो फिर क्या पड़ोसी मुल्क हमसे हाथ मिलाने को तैयार हैं? और जिन अडियाला जेल के बासियों की बात की जा रही है, क्या वो मानने को तैयार है? लेकिन गौर, बुनियादी सवाल तो इस वक्त ये है ना कि ये जो अब जिस ख्वाहिश का इजहार किया गया, ये तो ख्वाहिश तो हो सकती है कि जी भारत से ताल्लुकात बेहतर किया जाएँ, तजारती ताल्लुकात बढ़ाए जाएँ। इवन एहसन इकबाल साहब का तो बड़ा मेरा ख्याल है बड़ी बात की थी उन्होंने कि ट्रेड के हवाले से इनडायरेक्टली कि जी ये वाघा को भी खोला जा सकता है, इस पर भी बात हो सकती है। इस स्टेज पे तो हिंदुस्तान अब कभी इलेक्शन वहाँ पे हो रहे हैं, तीसरी मरतबा इलेक्ट होने जा रहा है, तो किसी सूरत में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करके तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन दिनों में तो कोई लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे। वो लोग कहते हैं कि जी शायद अब अगली मरतबा कोई लेगेसी छोड़नी होगी तो कोई शायद अपने मोदी साहब को बात करेंगे कि ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूरत है। इस वक्त स्टेज पे तो वो कतई तौर पे इवन नाबीना क्रिकेटर जो है ना, उनसे भी वो डरते हैं कि वहाँ चले जाएं तो वो कहते हैं उनको भी खेलने की इजाज़त नहीं है। वो तो मुझे नहीं लगता कि सूरत में किसी हालत में भी हमारे बातचीत का दरवाजे हिंदुस्तान खोलना चाहेगा। हमने तो ऑफ़र किया, वो नहीं मान रहे। अब आ जाए इधर बानी PTI की तरफ। देखें ना, सवाल इस वक्त यही है कि इतनी बातें करने के बावजूद, इतना नुकसान उठाने के बाद अब उनको ये बताया जा रहा है कि जी आपको सियासी लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। बयानात आते रहते हैं कि जी हम सब तो सबसे मिलने के लिए तैयार हैं। आपको याद है इतने क्रिटिकल मोमेंट्स पे, पुरानी बात है जब इनकी अपनी हुकूमत थी, पुलवामा हो चुका था, हिंदुस्तान ने जिस तरह किया, हमला किया, उसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इतनी बदनामी, उसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटियों की मीटिंग रखी गई थी पार्लियामेंट हाउस में। वहाँ पे सारी पार्लिमानी लीडर आ चुके थे। अब कहा जाता है कि 1.5 घंटा जो है ना, जनरल बाजवा भी उस वक्त आर्मी चीफ, वो इनको कन्विंस करते रहे बानी PTI को, कभी आप आएँ बैठ के बात करें। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं जाना, नहीं गए। फिर उसको आपको याद है कि जब एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी अपना कोरोना के ज़माने में, ये आके बैठे और आपने देखा एक तरह शबाशी साहब थे घर से बैठे हुए और बिलावल भुट्टो साहब, इन्होंने अपनी तकरीर की, उनकी सुने बगैर चले गए। इस तरह इन्होंने बेइज्जती की कि जी मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। देखें ना, इनको खौफ खा गया है कि जी मेरा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा, पॉलिटिकल कैपिटल जो है ना वो ब्लीड करेगा। जिस तरह लोगारी साहब कह रहे हैं हाथ मिलाए तो हमारी अपना अनपॉपुलैरिटी जो है ना आसमान पे पहुंच जाएगी। पर सवाल तो है कि लीडर तो आप है ना। मुझे बात याद आ रही है, वक्त कम है, को नेल्सन मंडेला के बारे में, जब वो आए थे, आके उन्होंने हुकूमत की तो उनको कहा गया रग्बी की टीम उनकी जो है ना वो इंटरनेशनल टीम होती है कि जी इसका लोगो चेंज कर दें, अपार्थाइड वाला है कि इसमें से अब गोरे निकल के सिर्फ जो है ना वो काले रहेंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा जी आपके लोग खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने कहा आई एम देयर लीडर, दे आर नॉट माई लीडर, दे हैव टू लिसन टू मी। तो बात है कि लीडर ये होता है, अगर आप इस तरह डरते रहे कि जी लोग क्या कहेंगे, तो मेरा ख्याल है लोग तो आप किसी तरफ भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको लीडरशिप दिखानी होगी। तो मेरा ख्याल है इस स्टेज पे तो तैयार ही नहीं है बात करने की, जिसकी कोई मिसाल इस वक्त PTI की जो क़यादत है उसमें तो नज़र नहीं आती है। लेकिन शहराजी साहब, आप समझते हैं जिस तरह से इस वक्त शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है ताजरों से, बिजनेस कम्युनिटी ने उनको कहा है कि आप अडियाला जेल के बासियों से हाथ मिलाएं, पड़ोसी मुल्क से हाथ मिलाएं, किस हद तक हकीकत पर मबनी है? देखिए, हमें बड़ा रियलिस्टिक सोचना होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखें बिजनेस कम्युनिटी इस मुल्क को हम कह सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स पेयर्स है, अरबों रुपए का ये टैक्स पे करते हैं। और उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया है कि देखें आपके, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इंडिया के साथ बात की जाए, लेकिन
अगर आप बात करें भी वो आपसे नहीं करना चाहता। इंडिया आप इकोनॉमिकली देख लें, आप स्ट्रेटेजिकली देख लें, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्लेस किया हुआ है कि वाकई वो आपसे बात करना चाहता है। हाँ, उन्होंने एक पॉजिटिव सेंस में ज़रूर एक मशवरा दिया है कि आप अगर कारोबार करना चाहते हैं, आप रोज़गार करना चाहते हैं, आप ट्रेड करना चाहते हैं, कतई नज़र के कश्मीर का इशू है, बाकी हमारे कॉन्फ्लिक्ट इशूज़ हैं, बॉर्डर की इशूज़ हैं, इंडियन इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप अपने नेबर्स को बदल सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। दूसरा, आप देखिए इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ ख़राब है, आपके ईरान के साथ कोई इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है, कारोबार आपका सारा जो है ना वो गिर चुका है, आपका जो बॉर्डर ट्रेड है वो ज़ीरो हो चुका है, सिर्फ बॉर्डर से स्मगलिंग होती है। एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जी आप अडियाला जेल के बासी से या कैदी से हाथ मिला लें, मेरे ख्याल में हमें बड़ा रियलिस्टिक सोचना होगा कि देखिए आपने अभी एक रिंग के अंदर जब दो लोग लड़ रहे हैं, आप एक आदमी को लिटा दिया आपने, आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, आप हुकूमत की मैं बात हुकूमत तो अब जी जब आवाज नहीं आ रही गौर इनके बानी पीटीआई का जो है ना वो सॉफ्टवेयर कब अपडेट होता है और इशू बड़ा अब इस हुआ था वाकई एक सियासी हम अपनी मुल्क की इकोनॉमी को कहां लेके जा रहे हैं। एक तरफ आप भीख मांगी जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप तिजारत नहीं कर रहे। बिल्कुल, आई थिंक कोई टेक्निकल कोई ये इशू है। लेकिन शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप क्या समझते हैं जो ये ताजरों का ये तजवीज़ है वज़ीर आज़म को कि हाथ मिलाएं अडियाला जेल के बासियों से और पड़ोसी मुल्क से, किस हद तक ये रियलिस्टिक अप्रोच है? देखें, बिल्कुल ये हमेशा से डिमांड रही है, हमेशा से लोग कहते रहे हैं और हमारा कि हम अपने इश्यूज़ को हल कर लें। कश्मीर एक सबसे बड़ा हमारा इशू है और उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू, उसके बाद छोटे इश्यूज़ हैं, उनको हम किस तरह टैकल कर लें या उसको उस पर बातचीत जारी रखें और नॉर्मल तिजारत की तरफ हम तवज्जो दें। इसाक डार साहब जो मौजूदा हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने लंदन में बयान दिया था जाकर। उसके बाद रिसेंटली भी उन्होंने कहा कि हमें ख्वाहिश है ताजर बिरादरी की और हमारी ख्वाहिश है कि हम बातचीत करें। वो बात की बात है, वो बात करते हैं नहीं करते हैं, किस तरह बात करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन ये कोई मेरे ख्याल ऐसा मुतालबा नहीं है कि जिसमें हम कहें कि नहीं होगा। हमसायों में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी हमारा कोई कोई कंपैरिजन शायद नहीं होगा ईरान का और इंडिया का, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ईरान के साथ हमारा उन्होंने हमारी सरजमीन पर अटैक किया, हमने उनकी सरजमीन पर अटैक किया, फौरी तौर पर बहुत सी चीज़ें मामलात उस पर आ गई। तो वो कोशिश हो सकती है। बहरहाल जो बात इस वक्त है अडियाला जेल की बात है या दूसरे की, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन कह दिया था और प्राइम मिनिस्टर कह भी रहे हैं। अब बानी पीटीआई अगर अडियाला जेल में है, बहुत सी चीज़ें उनकी हैं कि उनकी तरफ से भी देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बड़ी ज़रूरी हैं। अगर इंडिया के साथ तिजारत पे बात होगी भी तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पहले मेजर्स दोनों तरफ से होगा, तो फिर किधर जाकर किसी पॉइंट पर दोनों इत्तेफाक करेंगे। इसी तरह पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान में अगर कोई बात होगा तो वो होगा। अभी रिसेंटली आप देखें कि इल्ज़ाम था या ठीक है या हकीकत है कि पीपल्स पार्टी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और वो चाहती है उनके साथ जो है कोई ना कोई पेशरफ्त करना चाहती है बातचीत में और मामलात को नॉर्मलाइज करना चाहती है अपने हवाले से, कि गवर्नमेंट के हवाले से नहीं, नून के हवाले से नहीं। लेकिन आपने देखा कि प्रेसिडेंट जरदारी के जिस दिन खिताब था उस वक्त क्या हंगामा था और किस तरह के वो बाजे लेके आके किस तरह से उनका रवैया क्या था, वो भी एक था, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ऐसा लगता है कि पीटीआई अब तक तज़ब्ज़ब का शिकार है। वो खुद तो वो नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट का मुझे अगर एक मीटिंग हो भी जाती, जिस तरह गवर्नमेंट ने इज़हार भी किया और प्राइम मिनिस्टर ने लीडर ऑफ हाउस इलेक्ट होने के बाद ये कहा कि हमें जो है वो मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और इकोनॉमी और अब जो है वो रिकन्सिलेशन के पास की तरफ जाना चाहिए। अगर दोनों तरफ से कोई थोड़ा हो जाता है, एक दो इजलास भी हो जाते हैं, हम कहते हैं कि पीटीआई किसी सूरत में बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखें अभी तक उनका जहन है फॉर्म 47 से, शायद मैं सिर्फ आखिरी बात कर लूँ, शायद 5 साल तक
5 साल तक शायद इसी उसमें जाएं फॉर्म 47, तो उसमें शायद मुश्किल है बात करना भी, मुश्किल है बात करना भी। वो कहते हैं हुकूमत को हम मानते नहीं है, फॉर्म 47 की हुकूमत है शहजाद साहब, वो ये कहते हैं। ऐसा ही है, वो एक मखसूस अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन जी बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन जाहिर शराजी साहब बीच में एक डिस्टॉर्शन हुई थी, प्लीज क्विकली रैप अप जरूर कीजिएगा। जो बात मैं आखिरी कर रहा था वो ये है कि सियासी जमातों को बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। तालिब बरादरी का मशवरे अपनी जगह पे, वो तो चाहेंगे कि एक पीसफुल माहौल हो और इक़्तिसादी तरक्की भी हो, इकोनॉमी की भी तरक्की हो और आपस में इख्तिलाफात भी खत्म हो। जब तक मुल्क के अंदर सियासी फजा मेरे ख्याल में नॉर्मल नहीं होगी, मामला खराब होंगे। जो आखिरी बात मैं करना चाह रहा था वो ये है कि बानी पीटीआई इस वक्त अगर आप सकें तो वो जमीन पे लेटे हुए हैं, वो जेल में भी पड़े हुए हैं, उनकी पार्टी इलेक्शन भी हार गई है। तो इस वक्त अब आगे हाथ कौन देगा? जो ताकतवर है वो बात करेगा कि नहीं कमजोर बात करेगा? हम बार बार एक ही बात करते हैं कि जनाब उनको वो बात नहीं करना चाहते। भाई उसको आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? आप उनको ना तो आपने उनको जो है वो रिजर्व सीटें दी, ना आप उनकी केसेस के ऊपर बात कर रहे हो। जो चीजें वो आपसे अगर डिमांड कर रहे हैं या वो एक सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हो? तो मेरे ख्याल में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस और सदर का ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जो कि दोनों के दरमियान जो है वो इख्तिलाफात को कम करके इस तमाम जो हीटेड डिबेट है इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी बात वो ये मैं ये समझता हूँ कि जब तक इन सियासी जमातों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, मेरे ख्याल में ये टेबल पे भी नहीं आती और ये बात भी नहीं समझती। तो लगता ही है कि सॉफ्टवेयर जल्द से जल्द अपडेट होना चाहिए। हीटर डिबेट का जो टॉपिक है वो अब खत्म होना बड़ा जरूरी हो गया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जिस तरह से वक्त गुजर रहा है उसी के साथ ऐसा लग रहा है कि ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से अमरीका कुछ घबरा सा गया है और इसी बौखलाहट में के बाद एक बयान दिए जा रहा है। अमरीकी वज़ारत खारजा के नायब तर्जुमान है, जी हाँ नायब तर्जुमान है विदानत पटेल। उनका कहना है कि ईरान के साथ कारोबारी मुआहदों को बढ़ाया जाए और बढ़ाना देने वालों के लिए ये वार्निंग है कि अगर पाक ईरान नए मुआहदों में पेशरफ हुई तो पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। जंगी हथियारों के फैलाव और रोकथाम के लिए सप्लायर्स को पाबंदियों का सामना है। जबकि कुछ रोज कबल अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने भी ये बयान दिया था और ये कहा था कि ईरान के साथ तिजारती माहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। हालांकि खुद अमरीका जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की मुसलसल हिमायत में लगा है और इमदाद भी जारी है। और अपने तज्जियाकारों से इस पर जानते हैं कि जो ये अमरीकी वार्निंग है या ये अमरीकी धमकी है वो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या इसके दूरस असरात होते दिखाई दे रहे हैं। तो शाम साहब क्या समझते हैं? अमरीका मुसलसल बौखलाहट का शिकार है और वो बौखलाहट तब से मजीद बढ़ी है जब से ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान हुआ है। देखिए उनके कंसर्न्स तो डेफिनेटली हैं। देखिए जब ईरानी सदर अभी कल चले गए वापस या आज सुबह गए वापस, आप देख लें वो बड़े माइन्यूटली इसको मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे। यूरोपियन यूनियन भी जाहिर है उनके इंटरेस्ट है रीजन में, और दूसरी तरफ आपके अरब ममालिक भी इस दौरे को बड़ी अहमियत दे रहे थे कि जी इसका आउटकम क्या होगा। इवन सऊदी अरब, बहरीन, यूएई जितने जीसीसी कंट्रीज़ हैं, अब थोड़ी सी सुलह सफाई की बातें हुई हैं लेकिन अंदर तो इख्तलाफात उनके अरब और अजम की अपनी जगह डेफिनेटली मौजूद हैं। वो ख़त्म नहीं हो रहे इतनी जल्दी के साथ, क्योंकि जिस अंदाज से न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ लोग कहते हैं कि थोड़े वक्त में ईरान बन जाएगा, तो सऊदी अरब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है किसी सूरत में भी। लिहाजा इसी वजह से बहुत से हवालों से हमारी तरफ भी वो देख रहे होते हैं। अब सवाल है अमरीका का, गौर मैं नहीं समझता कि इतनी देखें ना उनके पास माइट इस वक्त मौजूद है कि जो बात करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो बात मनवाना चाहते हैं मनवा लेते हैं। अभी देखें जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा एक एफर्ट किया था, 14 बरस पहले ईरान गए थे, गैस पाइपलाइन पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन बनाने का फैसला किया गया था। इनिशियली हिंदुस्तान भी इसमें शामिल हो गया था। आपने देखा अमेरिका का प्रेशर आया, हिंदुस्तान पीछे हट गया। इवन आपको याद होगा कि जो हमारी साइड पे गैस पाइपलाइन बेचनी थी उसके लिए $500 मिलियन के लिए एक चाइनीज़ बैंक के साथ पाकिस्तान ने बात की। अमेरिकन ने उन पर दबाव डाला, चाइना ने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता, कि आप पीछे हट जाएँ। तो देखिए इस सारी सूरत हाल में हम बड़े रिसीविंग एंड पे हैं, हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा अब देखें अब ये मामला अगर आगे भी जाता है ना, तो एक तो सैंक्शन है, दूसरा हम फंस गए कि 17 से $22 बिलियन का वो कहते हैं हर्जाने की दावा करने की कोशिश करेंगे वो, कि अगर आप नहीं करते तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएंगे आपको, आलमी अदालत इंसाफ में। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी जब आपको पता था कि अमेरिकन सैंक्शन तो 40 साल से लगी हुई हैं ईरान पे, हमें इस मायदे की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये मामला तय हो सकता था, लेकिन गौर ये अगर
इस माहे करने से पहले अगर मेरा ख्याल है अमेरिका को एतमाद भी लिया जाता तो शायद इसकी को हमें रीज़न बन जाती है। अभी देखें ना जिस तरह ईरान से बावजूद जिसको कहते हैं सैंक्शन के हिंदुस्तान भी तेल ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, उनको कुछ नहीं कह रहे, हम क्योंकि फंस गए हैं। अब तो हम पे दबाव डालने के ये पाइपलाइन भी खत्म करें और सीपेक भी खत्म करने की बातें कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है। अब जो इम्पोर्टेंट है इस जिस तरह से हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी ज़रूरी हो गई है, शहजादा जुल्फ़िकार साहब समझते हैं खारजा पॉलिसी का आप क्या किरदार देख रहे हैं और अमेरिका मुसलसल इस वक्त बौखलाहट का शिकार है जब से ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान हुआ? बिल्कुल, ये बहुत जब ईरानी सदर ने का वो ख़बरें आई और उसके बाद जिस तरह बहुत वालियाना अंदाज में उसका इस्तकबाल भी किया गया और एकदम ख़बरें भी आईं कि बहुत से जो हैं MOU साइन होंगे, एग्रीमेंट साइन होंगे, मुफाहमत होगी और तिजारती जो हुजम है वो 10 अरब डॉलर तक चला जाएगा। और ये चीज़ें आई तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान ने कोई बम्र मजबूरी ईरानियन प्रेसिडेंट को दावत नहीं दी या वो आए हैं बम्र मजबूरी उन्होंने जो है रिसीव नहीं किया, बल्कि एक खुले दिल से उन्होंने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने भी सोच समझ के किया है, ऐसा नहीं है। ये प्रेशर ज़रूर होएगा, प्रेशर के क्या असरात निकलते हैं ये आगे चल के पता चलेगा। इसलिए कि हिंदुस्तान भी अभी एहतशाम साहब भी अभी कह रहे थे और ये सबके सामने है कि हिंदुस्तान भी तेल ख़रीदता है उनका, और यही तेल जबकि अमेरिका कहता है कि ये तिजारत से ही वो सर्वाइव कर रहा है। जब सर्वाइव करेंगे तो वो अपने जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं, हथियार है, दूसरे सारा कुछ वो जो है अपने प्रॉक्सीज को देता है शाम में, लेबनान में और फ़लस्तीन में, और ये इसको बंद होना चाहिए। लेकिन चाइना के पास कोई उनके पास वो है कि चाइना के साथ वो इस तरह करें या ये तो जैसे कहा कि पाइपलाइन से प्रेशर पे पीछे हट जाता है ईरान, लेकिन ईरान इससे तो नहीं हटता है कि वो उसका तेल ख़रीदता है और बड़े हजम में ख़रीदता है। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान में, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान ने भी कोई सोच समझ के ये किया होगा और आगे आने वाले उसमें उसका भी ख्याल ज़रूर है कि क्योंकि मैंने एक दो रिटायर्ड एम्बेसडर्स पे इस पर बात की कि इसका क्या हो सकता है, उनका ज़रूर आएगा, वो प्रेशर इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को दूर रखेंगे। उनकी पूरी इस पे वो है कि ईरान तन्हा रहे, ईरान के साथ पाकिस्तान जैसा मुल्क भी अगर साथ शामिल हो जाता है और उसके बाद फिर सऊदी अरब वैसे ही आपने देखा कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और दूसरा मेरे ख्याल में टारगेट ईरान का सऊदी अरब होगा कि वो उसको हटाए और उसको जिस तरह चाइना ने एक सालिसी की है उसको ख़त्म कराने की कोशिश करे। जी, सालिसी को ख़त्म करा, साथ साथ अमरीका बौखलाहट का शिकार है। आगे क्या होने जा रहा है इस पर ही बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान जो कि अमेरिका को बज़ाहिर बिल्कुल भी नहीं भा रहा, लेकिन उससे पहले नाज़रीन सूरत हाल ये थी कि जब ये दौरा होने जा रहा था तो ये बात हो रही थी कि जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा है ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा, लेकिन बज़ाहिर हमने देखा। लखारी साहब, आप समझते हैं ये जो दौरा हुआ है हमने देखा कि इसमें गैस पाइपलाइन पाक ईरान का जो गैस पाइपलाइन मंसूबा इसमें कोई वाज़ेह बात नहीं हुई है, समझते ज़रूर होनी चाहिए? मेरे ख्याल में हुई भी होगी तो हमें क्यों बताएंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बात मीडिया के सामने भी लाएं, पब्लिक के सामने भी लाएं। हो सकता है कि अंदरूनी खाना कोई बात हुई हो, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है और हम इस सिलसिले में कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन अमेरिका को उस वक्त क्यों कोई तकलीफ़ नहीं थी जब ये मनसूबा तय हुआ था कि योनोकेल जो है वो दौलताबाद से, यानी कि उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान से ग्वादर, फिर अफ़गानिस्तान से अपना महमूद कोट तक पाइपलाइन बिछाएगी गैस की और तेल की पाइपलाइन बिछाएगी, फिर यहाँ रिफाइनरी बनेगी, फिर यहाँ रिफाइनरी बनने के बाद ये सारा तेल जो है या उसका बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया भेजा जाएगा। ये सब चीज़ें जो है जब अमेरिका में बैठकर नक्शाकशी हो रही थी, जब सारी चीज़ें तय हो रही थी, जब जॉन जे मरेस्का इसकी रिपोर्ट दे रहे थे और जब बैठकर एक्सटर्नल कमेटी जो थी, एक्सटर्नल अफेयर्स की जो कांग्रेस की कमेटी उसमें रिपोर्टें पेश की जा रही थी, उस वक्त अमेरिका को तकलीफ नहीं थी। ये ईरान की गैस लाइन से जो है, गैस की पाइपलाइन से अमेरिका को तकलीफ हो रही है। बात यह है कि अमेरिका
अब वो सूरत हाल पर नहीं है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि एक गैर जिम्मेदार सुपर पावर के तौर पर अमेरिका ने अपने आप को डिक्लाइन किया है, अपनी हैसियत को बहुत ज़्यादा पीछे ले गया है, उसने दुनिया के साथ तवाज़ुन नहीं रखा है। हम देख रहे हैं कि 30,000 अफराद के कत्ल के बाद भी और जिनोसाइड के बाद भी अमेरिका अब भी हम ठोक कर इसराइल का साथ दे रहा है, तो कौन फिर दिल से साथ देगा? कोई भी इस्लामी मुल्क, किसी भी इस्लामी मुल्क का सरबरा इस बात को नहीं मानेगा। यानी अगर वो लिप सर्विसिंग करता रहे और अमेरिका की खुशामद में कुछ भी कहता रहे, लेकिन ज़ाहिर है दिल से कोई भी अमेरिका के साथ नहीं होगा। अमेरिका को ये मालूम है कि दुनिया में उसके खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ी है और उसके अपने अमाल की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने गलतियां नहीं की हैं, ईरान ने गेन किया है। ईरान इस वक्त दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी मईशत है, इससे कौन इनकार कर सकता है। यूरोप के कई ममालिक अपनी मईशत में पिछले पूरे के पूरे 44-45 साल से 1979 में ईरान में इनकलाब आया, आज 45 साल पूरे हो गए हैं ईरान के इनकलाब को, उससे कुछ महीने ऊपर हो गए। उसके बाद से अब तक अमेरिका की पाबंदियों का शिकार रहने के बावजूद ईरान ने तरक्की की है, ईरान आगे बढ़ा है, ईरान की मईशत आगे बढ़ी है। ईरान के मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ, उनका डिफेंस कैपेबिलिटीज़ कितनी बहुत बड़ी हैं, उनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ बहुत बड़ी हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है। तो क्या हम जो है हाथ बांध कर खड़े रहें कि नहीं जनाब हम आपसे पूछेंगे, आपकी इजाज़त लेंगे, हुजूर इजाज़त मरहमत फरमाइए ताकि हम उनके साथ अपने मामला तय कर सकें। मेरे ख्याल में हमें खुद फैसला करना चाहिए, खुद फैसला करना चाहिए। लेकिन शहराजी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं लगारी साहब की बात से? साथ साथ जिस तरह से ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के बाद अमरीका अब धमकियाँ या फिर वार्निंग देने पर उतर आया है, क्या अहमियत समझते हैं इसकी? देखिए, मेरे ख्याल में ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका पहले ही मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी के ऊपर चल रहा है। आप देखें कि जो डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान को लिस्ट से निकालना यूएन की, एक मकसद ये ताकि पाकिस्तान को जो थोड़ी बहुत इमदाद मिल सके IMF और दूसरे इदारों की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट ना मिल सके। दूसरी तरफ देखिए 4 ऐसी कंपनियों को बिना जवाब चाइना और रशिया की उनपे बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए, आप पे प्रेशर डालने के लिए उनके बैन लगा दिया। अब दूसरा, हम क्यों देखें अमेरिकी पाबंदियों की जानिब? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, वो एक्सप्लॉइट कर सकता है सऊदी अरब के साथ भी, ईरान के साथ भी, रशिया के साथ भी, तुर्की के साथ भी और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी। और इस वक्त चाइना मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्लेयर है। अगर हम वाकई चाइना की दोस्ती की बात करते हैं तो इस वक्त की सिचुएशन ऐसी है कि हमें ईरान और चाइना की तरफ देखना चाहिए और बाकायदा अगर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगती हैं तो चाइना और ईरान को पाकिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी, सेफ्टी और साथ साथ फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी आगे आना चाहिए। हम क्यों बार बार IMF के पास जा रहे हैं? अगर ईरान का जो हुजम है वो $10 बिलियन तक पहुंचता है, हम $7 से $8 बिलियन तक लेके जा रहे हैं। दूसरा, अगर हमारा बॉर्डर ट्रेड इंक्रीज होता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो है वो एक गेन होगा। तो अब हमने नई अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना। हाँ, अगर अमेरिका हमें फोर्स कर रहा है कि आप ईरान के साथ मुआहदा ना करें, तो अमेरिका से इसके बदले क्या ले सकते हैं? अगर सऊदी अरब हमें ये कहता है कि आप ईरान के साथ पाइपलाइन का मुआहदा ना करें, मुझसे महंगा तेल खरीदें, तो सऊदी अरब हमें क्या रिलीफ दे सकता है? तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, हमें इस तमाम अपॉर्चुनिटी को अपने लिए कन्वर्ट करना होगा बेनिफिशियल गेन में। और ये मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिकली बड़ा जबरदस्त मौका है। हम अमेरिका की बदमाशी अपनी जगह पे वो करता रहेगा, वो तो सारी उम्र से करता रहे, वो आपको कोयर्स भी करता रहे, वो IMF के उसके नीचे, वर्ल्ड बैंक के नीचे आपको वो क्रश करता है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छा ये दौरा पाकिस्तान के लिए साबित हुआ और पाकिस्तान को एक मौका मिला है कि वो सऊदी अरेबिया, साथ साथ रशिया, साथ साथ तुर्की, साथ साथ ईरान के साथ बार्गेन कर सकता है कि भाई अगर आप हमें इससे दूर रखना चाहते हैं तो आप हमें क्या देंगे। तो मैं समझता हूँ बड़ी ऐसा ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी एहतशाम साहब, लास्ट पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था, जाहिद शाह साहब की बातें अच्छी हैं लेकिन हम ब्लॉक पॉलिटिक्स में हम नहीं जा सकते। काश हम चले जाते, अपने पाँव पे खड़े होते। अब अगर अमेरिका से कैंप में जाते हैं तब हमारे लिए मुसीबत है। अगर हम रूस और चाइना और हिंदुस्तान अपने ईरान के कैंप में जाते हैं, हम उतना मुश्किल में पड़ते हैं। तो हमारे लिए तो दोनों तरफ मुसीबत है। हम तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर $7 से $8 बिलियन IMF को हमें नहीं मिलेगा
तो हम जाके अमेरिकी कानूनी बन जाए, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। ये बात नहीं है जाहिर शाह। अभी देखें आप अमेरिका, सुने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का 45% हमारी एक्सपोर्ट वहां पे है। अब आप देखें वहां वो बंद कर देंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ नहीं है सर्वाइव करने के लिए। इसी तरह हमारा डिफेंस का अभी तक आधे से ज्यादा अपना सामान जो है अमेरिका से आता है, तो बड़ा हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। आप तमाम का मौके बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसा हो लेकिन हो नहीं रहा। वाज़ेह तौर पर यही है कि जो ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान है, मुश्किलात तो जरूर हैं ही, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के सियासी माहौल के लिए भी और मईशत के लिए भी। यकीनी तौर पे फिलवक्त के लिए मुझे और मेरी दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।